एक और चीज़ मैं इसीलिए क्यों कहता हूँ ये सब, ये थर्ड ओपिनियन के लिए, क्योंकि कभी कभार ना एज ए यूट्यूबर जब आप किसी चीज़ पे वीडियो बनाते हैं, कई बार ये हो सकता है कि आपके पास किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे पॉइंट ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन जो है वो लिमिटेड है। कुछ दिन ऐसे होंगे जिस दिन तुम्हारे में दिमाग में 20 आइडिया आएंगे, कुछ दिन ऐसे होंगे जिस दिन साला एक भी नहीं आएगा। एक भी आइडिया नहीं आएगा तो फिर थर्ड बंदे से पूछना पड़ेगा ना कि ये गलत है, अब मुझे बताओ कि ये गलत क्यों है। मैं अपना केस ले रहा हूँ, जैसे कि रेप करना गलत है तो मुझे पॉइंट्स दो कि क्यों गलत है, क्योंकि अगर मैं इन्हें से इतना ही बोल दिया कि ये गलत है तो वीडियो कोई देखेगा नहीं। मुझे तो अपने सब्सक्राइबर को समझाना पड़ेगा ना कि मुझे बताओ गलत क्यों है। तो हर मैं किससे पूछूंगा, भैया तुम अपना पॉइंट्स दो, भैया तुम अपने पॉइंट्स दो, मैं उन सबको नोट करूँगा, फिर मैं उनके बारे में डीपली सोचूंगा जब तक मैं अपने दिमाग से कोई रिजल्ट पे नहीं पहुंच जाता। क्योंकि तुम्हारा दिमाग है, कोई सुपर कंप्यूटर थोड़ी है कि तुम चैट जीपीटी पे लिख दोगे कि ये जी और 50 चाहिए तुमको रिकमेंड कर देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो बस मैं इसीलिए कहता हूँ, क्योंकि अगर आप ऐसे हैं जिसका लॉजिक मोर देन इनफ, आप खुद अपने लॉजिक से सेटिस्फाई हो पा रहे हैं, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, देन इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप कभी कभार आउट ऑफ आइडियाज़ हो जाएंगे। आप एक दिन एक कमेंट लिख सकते हैं और एक सेलिब्रिटी को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन आप 450 वीडियो बना रहे हैं और जिसमें आप किसी न किसी नया सॉल्यूशन निकाला है हमारे सो कॉल्ड नए नए इन्फ्लुएंसर ने। अरे भैया सिंगल रहने की ज़रूरत क्या है, हम सिंगल रहेंगे शादी करेंगे ही नहीं। भैया आपकी बात एकदम बिल्कुल सही है, करेंगे ही नहीं, अब चूतिया चीज़ है एकदम शादी। हाँ बेटा बिल्कुल 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 चूतिया चीज़ है ना। जब दोस्तों की होगी और उनकी बीवी दिशा पटानी जैसी होगी ना, तेरे को मिल जाएगी फिर कोई डॉली बिंद्रा जैसी, तब आना रोते हुए। और ये क्या घटिया बच्चे पैदा करें इन लोगों ने। ये जितने भी माँ बाप आते हैं, मेरा इनसे ये कहना है कि तुम चूतिया एक नंबर के। इनको जितनी माँ बहन की गालियाँ दी जाएँ वो कम है। अपने आप को माँ बाप बोलते हो, माँ बाप कहने लायक क्या किया इन लोगों ने? कोई महान काम किया इन्होंने? सच बताना, अपने दिल पे हाथ रख के बोल। नेशनल टेलीविज़न पे जिस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, इनको माँ बाप अपने घर से लात मार के बाहर निकाल दें, अपना बच्चा मानने से मना कर दें, तो मुझे कोई अफसोस नहीं है। देयर आर सम एक्सेप्शंस, देयर आर सम एक्सेप्शंस, ठीक है। मैं ये नहीं कहता सब चूती हैं, सब मादर चोत हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो हैं उनको तुमने अपना बच्चा कैसे मान लिया? उसकी इतनी गंदी और जलील हरकतों के बाद भी मिलने भी क्यों गए? अगर तुम उससे नहीं मिलने जाते तो वो सबसे बड़ा फीडबैक होता उसके लिए कि मैं कितना बड़ा गंदा आदमी हूँ, कि मैं शो में लड़कियों को परेशान कर रहा हूँ, अपने दोस्तों को परेशान कर रहा हूँ, लोगों के बीच में आग लगा रहा हूँ। मत जाओ मिलने, मत जाओ। उसका भला चाहते हो तो बिल्कुल मत जाओ, तभी उसको रियलाइज़ होगी बात। ये तुम्हारा भी सही है, हल्का सा आंसू निकला पल्लू से पहुँच दिया, थोड़ा टफ होने देना बच्चे को। जाओ, 2 मिनट में अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी और इस बहन के टके बच्चे की जो तूने पैदा किया है। इतना ही प्यार है इससे। ये क्या औलाद पैदा करी है? लड़कियों के साथ बदतमीज़ी, गाली गलौज, लड़कियां छेड़ना, बदतमीज़ियाँ करना, लड़ाई झगड़े, माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ, पर्सनल सीक्रेट्स बाहर निकालना, बैक बीचिंग कराना, दो लोगों में लड़ाई फूट करवाना, कैमरा आगे आगे अटेंशन पाने के लिए जानबूझ के किसी बंदे को उंगली करना, उससे बेवजह बेमतलब का झगड़ा करना, उसे हद से ज़्यादा प्रवोक करना, इतना ज़्यादा प्रवोक करना कि हाथापाई हो जाए। शादीशुदा एक बच्चे का माँ या बाप होने के बावजूद भी नेशनल टेलीविज़न पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना। ऐसे बच्चे पैदा करने के बाद तुम्हें नेशनल टेलीविज़न पे शर्म आनी चाहिए। इतनी घटिया और इतनी गंदी औलाद पैदा करके माँ बाप को तो कई बार पता भी नहीं होता उनके बच्चे कैसे हैं। उनको तो शो में आके पता चलता है भगवान ये ऐसी कमीनी औलाद पैदा करी है, ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है। उनके माँ बाप गली मोहल्ले से गुजर रहे हैं, उनको लोग कह रहे हैं तू वही है ना वो जिसका लड़का और लड़कियाँ छेड़ता है शादीशुदा होने के बाद। जी बहन जी अपने बच्चे को काबू में रखो। वो ये सब सुन कर के आ रहे हैं, ये सब सुन कर के आ रहे हैं, और ये लालत है माँ बाप पे, कैसी औलाद पैदा कर रहे हैं। टट्टे हो तो कोई भी बच्चा कर सकता है, बाप बनने के लिए खुदा मांगता है। ये बीबी ने जब कहा है तो सोच समझ के ही कुछ कहा होगा ना। ये कैसे माँ बाप हैं? इन्हें इतनी बेइज्जती के बाद भी दे हैव द गट्स टू मीट दैट बैस्टर्ड हु इज जस्ट डूइंग ऑल दिस रबिश। ऐसे बच्चे को तो डिसोन कर देना चाहिए। मैं तो कभी ना घुसने दूँ ऐसे बच्चे को। जा पहले बाहर जा, धक्के खा, ज़िंदगी सीख कर आ, फिर दिखाना मुँह अपना यहाँ पे। ये सब पागलपन नहीं चलेगा। तू तो मेरा अपना खून है, मैं तेरे बिना जी नहीं सकती। हटाओ रे, अपना खून है। अगर अपना खून होता या उसे अगर कुछ भी मम्मी पापा के रिश्ते की वैल्यू पता होती ना उस गधे की गांड को, तो नेशनल टेलीविज़न पे चुतियापा ना करता। क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि उसके मम्मी पापा के दोस्त यार रिश्तेदार रिलेटिव्स वगैरह वो सब देख रहे हैं, तो मोहल्ले में उनकी भी कोई इज्जत है। जितने ताने उन्होंने सुने हैं या सहे हैं बिग बॉस की वजह से, माँ बाप ही जानते हैं, उनको ही पता है। तो ये बकवास मेरे आगे कर मत, ठीक है।
वैसे ही लड़का साला छपरी है, इंटरनेट पे उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, वो भी माफ़ है, ऊपर से ये सब बकचोदी। और मैं एलविश यादव और फुकरा की बात नहीं कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम रील्स पे जो लोग आते हैं वो तो ही चूतियाँ एक नंबर के, तो मैं तो कुछ नहीं कह सकता। और ये इस सीज़न के नहीं कह रहा मैं, जितने भी हैं उन सब के। नेशनल टेलीविज़न पे यू हैव द गट्स टू से एंड यू आर प्रोजेक्टिंग अ मैसेज कि ये जो लड़का है जो सबको परेशान कर रहा है, मेंटली हरास कर रहा है, ये मेरा बच्चा और मैं इससे प्यार करती हूँ, तो तुम कैसी माँ हो और इसको अपने औलाद मान भी क्यों रही हो? जस्ट गेट रिड ऑफ हिम मैन, जस्ट बी रफ, ताकि तभी उसको ये समझ में आएगा। थोड़ी सी टफनेस के बाद उसको मम्मी पापा के रिश्ते की वैल्यू समझ में आई है, 3 महीना तुमसे अलग रहने के बाद। और 10 महीना अगर अपने से अलग करके रखोगे और बोलोगे जहाँ बाहर के लोगों को समझ कर आओ, उसे डांटोगे, तब पता चलेगा क्या सही है, तब जाके उसको दुनिया की समझ में आएगी। तो 3 महीने में जो रस्सी रोना हो रहा होता है, वो पेरेंट्स के रिलेशनशिप की वैल्यू समझते हैं लोग। दुनिया में किसी की अगर समझनी हो तो उसके लिए उसको और फिर बाहर फेंकना पड़ेगा, कि जब तक संस्कार नहीं आएंगे तेरे अंदर, तू घुसेगा नहीं घर में। काम कर रहा है ना बम्बई में, वही लगा रहा है, यहाँ मत आ। और मैं तो उस गंदगी में हिस्सा नहीं बनने वाली तेरा। और क्यों रो रहे हो मेरे आगे, इतने आंसू क्यों दिखा रहे हो? इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर हो, इतने बड़े मंच पर हो, कुछ ना कुछ बात तुम में होगी, या कुछ ना कुछ सर्टिफाइड चूतिया तुम होगे जो यहाँ आए हो। तुम्हारे अंदर मुझे कमज़ोरी दिख कैसे गई? तुम रो क्यों रहे हो मेरे आगे? क्या किया तुमने? सारे लोग तो चूतिया नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं। क्यों रो रहे हो इतना? ऐसा तो है नहीं मेरे से 6-6 महीना साल भर दूर रहे हो, साल भर दूर रहे हो मेरे से। कभी शूट है, कभी कुछ कहीं जाना है, कभी किसी सेलिब्रिटी के साथ कोलैब है, रहे हो ना दूर, तो अब क्यों इतना डर रहे हो? क्यों डर रहे हो इतना? क्या तकलीफ़ है? मैं हूँ ना साथ में, क्या बकवास है? इंश्योरेंस का नहीं है, सवाल है चुनाव का। तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी थी, तुम्हारे पास वक्त था, तुम्हारे पास जज्बात थे, तुम्हारे पास हालत थी उसे कुछ ढंग का सिखाने की ज़िंदगी में, पर तुम उससे मुकर गए, तुम अपना पार्ट अदा करके निकल गए। तो जाहिर सी बात है तुमने ज़िंदगी में तुम बहुत अच्छे एमएनसी एम्प्लॉय हो वैसे, क्योंकि तुमने अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स को भी नौकरी की तरह ही देखा कि कब साली टर्म ख़त्म हो और कब हम साले निकले यहाँ से। जैसे एमएनसी में काम करने वाला जो एम्प्लॉय होता है वो क्या करता है, घड़ी की तरफ देखता रहता है, इसे अपनी नौकरी पसंद नहीं। अच्छा 4 बज गए, 4:30 हो गए, आप 15 मिनट में निकल रहे हैं फिर। अच्छा 20 साल का हो गया तो भैया ठीक है, 21 का होना तो फिर छोड़ते हैं नौकरी, निकलते हैं फिर से, और क्या। तो तुम तो उसे एमएनसी की नौकरी की तरह अपने रिश्तों को निभा रहे थे, तो क्या ही उसमें शांति आएगी, क्या ही उसमें प्यार आएगा, क्या ही कुछ आएगा। और जो सवाल मैंने करे हैं ये वोक जनरेशन सोच भी नहीं पाएगी, या आने वाली वोक या जेनजी सोच भी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है उसके लिए तो भाई डीपर थॉट, मेंटल क्लैरिटी चाहिए। हमारे माँ बाप का ये था, कम से कम कुछ गलत कर देते थप्पड़ वगैरह मार देते। आज का देखा है स्कूल कॉलेजों में क्या हो रहा है, हल्का सा थप्पड़ मार दो केस हो जाता है। बच्चों को डिसिप्लिन में रखना थोड़ा बहुत ज़रूरी है, चलो जब सिर्फ तब तक रखो जब उन्हें पता चल जाए ज़िंदगी में क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद जो चाहे वो करे, तुम जाओ भाड़ में अपना, उसके बाद छोड़ दो। सारी बातें जायज़ है, बस उससे ये सिखा दो ज़िंदगी में क्या सही है क्या गलत है, और ज़िंदगी में कैसा फ़ैसला एकदम सही फ़ैसला होता है और कैसा गलत। भले उससे तुम्हारा पैसों का कितना भी नुकसान हो जाए, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। भले ही कम पैसे की नौकरी कर लो, अगर मेंटल स्ट्रेस कम है तो तुम्हें पाल के खिला लेंगे, कोई तकलीफ़ नहीं है। हम भी नौकरी करेंगे, तुम भी करो, कोई तकलीफ़ नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है ज़बरदस्ती अपने आप को किसी एमएनसी में घिसने की। अगर खुश नहीं हो तो छोड़ के आ जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है कनाडा में रहने की, आ जाओ वापस, आ जाओ, कोई तकलीफ़ नहीं। हमारे घर के द्वार तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। और अगर कुछ नहीं पूछ रहा है, अपने सारे फैसले आपके ज़िंदगी में खुद ले रहा है, तो गर्व से कहिए कि सारी ज़िंदगी में फ़ैसले इसने खुद लिए, कभी हम पर कोई दबाव नहीं डाला, और हम बहुत प्राउड है कि हमारा बच्चा ऐसा करता है हमारे साथ। वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। गर्व से कहिए, डरने की कोई बात नहीं है। अकेले आप नहीं है जो माँ बाप नहीं बने, करोड़ों लोग बने हुए हैं। लेकिन वो क्यों बने हैं, किस लिए बने हैं, उनको कुछ नहीं पता। बस फैशन या ट्रेंड की बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है कई बार तो एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी के चक्कर में भी हो जाता है कि रात को सो रहे थे जी, बस सुबह प्रेग्नेंट हो गए, पता चला हमें 2-3 महीने बाद, जब ट्राइमेस्टर या पीरियड में सोना शुरू हो गए। तो फिर इसे अब रेप ही कहेंगे इसे, और क्या कहेंगे? जब कॉन्शियसनेस में बच्चा तुमने नहीं करा, जब रात को सोते सोते तुम प्रेग्नेंट हो गए, तो बलात्कार ही तो है ये, फिर और क्या। इसे तो जानवर पने को तुम नाम मत दो। जो जितना कमज़ोर होता है उसे उतना जल्दी बच्चे से छुटकारा पाना होता है, उसे उतनी जल्दी राहत चाहिए होती है। कब साले फ्री, और कब हम साले अपनी ज़िंदगी में वापस लौट जाए, कब हम फ्री हो जाएं। जब तुम्हें बच्चे से फ्री होना है तो भैया सीधी बात है, उसको अनाथालय में फेंकाओ ना, अनाथालय में फ्री हो जाओगे। तुम बचपन में फ्री हो जाओ, 20 साल की उम्र में फ्री क्यों होना है? पैदा होती साले को अनाथालय में फेंक दो। रिश्तेदारों की माँ की चूत, वो तो वैसे भी कभी आज भी ज़रूरी नहीं थे, कल भी ज़रूरी नहीं है, फेंकाओ साले को। वैसे भी कौन सा उसने कोई तीर मार लेना बड़ा होकर के, क्या सीखेगा तुम्हारे घटिया घरों में पैदा होकर के।
जब किसी चीज़ के लिए तुम काबिल नहीं हो पाए, कॉर्पोरेट में भी तुम जिम्मेदार एक नंबर के फेल आदमी थे, तुम्हें 10 साल में वहाँ प्रमोशन नहीं मिला, घर में तुम्हारे झगड़े हो रहे हैं, तो बच्चे पे क्या घंटा ध्यान दोगे? ये तो सीधी बात है, तो सीधी सीधी खरी बात है। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मूल में तो बस एक ही चीज़ है, वो है क्या? सही गलत के बीच का फ़र्क न जानना, और ये जानते हुए भी कि मुझे सही गलत के बीच का फ़र्क नहीं पता। ज़िंदगी का सबसे बड़ा निर्णय। को बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि अगर आप फेमस हो जाते हैं तो बहुत सारे लोग आपके आसपास आते हैं, आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छे कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा नेटवर्किंग भी होती है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप इंट्रोवर्ट हो या ना हो। कोई अगर बंदा इंट्रोवर्ट होता है तो उसका मैनेजर उसके बिहाफ पे बात कर रहा होता है, और इसमें भी कोई गलत वाली बात नहीं है। तो अगर आप सक्सेसफुल हो ना हो तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपका पब्लिक से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होने लग जाता है। वो नॉर्मल पब्लिक हो सकती है या ज़्यादातर उसमें वही लोग आते हैं जो आपके लीग के हैं। जैसे कि सपोज़ आप म्यूज़िशियन हैं, म्यूज़िक इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो बहुत सारे म्यूज़िशियन से रिकॉर्ड प्रोड्यूसर के पास आपको जाना पड़ेगा, बहुत सारे स्टूडियोज़ में आपको घूमना पड़ेगा, म्यूज़िक डायरेक्टरों से मिलोगे। अगर आप स्टंटमैन बनना चाहते हैं तो एक्शन डायरेक्टरों से मिलोगे, एक्टर हो तो थिएटर एक्टर्स से मिलोगे, आर्टिस्ट से मिलोगे, स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट आपके पास आएंगे। तो दोस्ती करने के काफ़ी अच्छे मौके मिल जाते हैं, लेकिन उसी चीज़ को खाली एक दोस्ती का आधार भी तो नहीं बनाया जा सकता ना। जस्ट बिकॉज कोई फेमस है तो मुंह उठा करके चले जाओ जी उसके पास अपना मतलब पूरा करने के लिए, तो उससे तुम्हारे बारे में एज ए इन्फ्लुएंसर क्या पता चलता है? ये तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा शर्म की बात है ना, कि तुम्हारे पास सिर्फ लोग इसीलिए आ जाएं। दोस्ती करने के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा खुल सकते हैं, लेकिन ज़रिए खुलेंगे, वो दोस्ती करने की वजह भी तो नहीं बन सकती ना, कि जस्ट बिकॉज मेरे पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं। म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे के लिए, नो डाउट, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सब पे फूल बरसाता करूँ अपने लालच या अपने फ़ायदे के लिए। फाइबर बढ़ाने या कम करने की ज़िद भी ना ज़िंदगी में सिर्फ हमेशा तब रहती है जब खुद की ज़िंदगी बड़ी बेहुदा गई हो। गौर करके देखिएगा, मतलब ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि मैं अपने काम में मस्त हो जाऊं, मैं सिर्फ अपना काम ईमानदारी के साथ करता रहूं, भले ही मुझे 10,000 वीडियोस भी क्यों ना अपलोड करने पड़े अपने पहले वायरल वीडियो के लिए। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? जितने भी स्मार्टेस्ट से स्मार्ट इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं वो कभी इस वजह से आए ही नहीं थे कि अपनी यूट्यूब से पैसा कमाना या फेम चाहिए। वो तो उनको टाइम के साथ मिल गया था, तो उन्हें इवेंचुअली उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद अपने आप को तैयार करा उस फेम को सस्टेन करने के लिए, अपने आप को मेंटली या फिज़िकली प्रिपेयर किया। वो स्टार्टिंग से अगर सपना लेकर के आए थे तो भी मुझे इसमें कहीं कुछ गलत नहीं लगता, क्योंकि एम्बिशियस लोग हर जगह होते हैं कि भाई अगर बीबी को इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है तो हमें क्यों नहीं मिल सकता। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं हो सकता ना कि हर कोई फेमस हो जाए। ये सब्सक्राइबरों की आड़ भी ना तभी सबसे ज़्यादा होती है जब खुद की ज़िंदगी बड़ी बेहुदा रही हो। गौर करके देखेगा, उसके बाद मनी माइंडेड हो जाओगे और क्या होगा। अच्छी क्वालिटी देने का प्रेशर जो होता है बहुत सुंदर होता है, बहुत अच्छा होता है। उससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं और आपकी क्रिएटिव बैंडविड्थ, आपके दिमाग की क्रिएटिविटी क्या ज़बरदस्त ऊंचाइयां छू सकती है, आप उसको नहीं जानते। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं होना चाहिए ना कि बिल्कुल पागल ही हो जाओ। जब कोई कह रहा है कि मेरे एक वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज़ हैं, दूसरे पे 900 के व्यूज़ हो गए हैं, अभी 1 मिलियन नहीं हुए, तो वो अपने आप को संदेश दे रहा है कि देखो भैया पैसे कम आए इस वीडियो से। ये भी तो वजह हो सकती है ना, हो सकता है वो झूठ बोल रहा है ऑडियंस को। मुझे तो याद भी नहीं मैंने कब चिंता करी थी कि मेरे वीडियो पे व्यूज़ कितने आ रहे हैं, और मेरे चैनल पे 100-200 व्यूज़ आ जाते हैं जबकि मैंने सिर्फ 20 वीडियो अपलोड करे हैं। मुझे तो कभी चिंता भी नहीं थी कि कितने वीडियो में कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कोई देख रहा है या नहीं। बस मैं ये देख लेता था मेरे चैनल का वॉच टाइम बढ़ रहा है या नहीं। मेरा मेन मकसद सिर्फ इतना रखिए कि आपका वीडियो लोगों को रिकमेंड यूट्यूब करना शुरू कर दे, और अगर बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है तो ट्रेंडिंग हो जाए। ये मत रखिए कि बिल्कुल ही मतलब सठिया गए हैं कि मतलब फटाक से हर रोज़ वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है। रेगुलर वीडियो अपलोड कैसे करोगे? तुम्हारी खुद की कोई पर्सनल लाइफ नहीं है क्या? अब वो अलग बात है कि अगर स्कूल या कॉलेज छोड़ करके बिल्कुल ही ड्रॉप आउट ले करके सारे मोह माया त्याग करके यूट्यूब ही करना है तो अलग बात है। लेकिन कंटेंट सोचने के लिए भी तो वक्त लगता है ना। ऐसे तो होता नहीं है कि एक दिन जाओगे उठोगे सामने तुम्हारे इतनी बड़ी स्क्रिप्ट तैयार होगी, बोल दो भैया, अगले दिन हो गए वायरल। टाइम तो लगता है। मस्त थे, अपने में मगन थे, जो दिल करता था वो बनाते थे, जैसे करता था वो बनाते थे, और लंबे वीडियो जानबूझ के बनाते थे ताकि वॉच टाइम चैनल का जल्दी कंप्लीट हो जाए। और इसीलिए भी बनाते थे क्योंकि बोलने को बहुत कुछ होता था।
लेकिन उसका मेरी खुद की शख्सियत पे कोई कभी फ़र्क नहीं पड़ा। मैं जैसा जब नया नया शुरू किया था तब जैसा था, मैं अभी भी वैसा ही हूँ। हाँ, एक चीज़ बदल गई है, वो है मेरे बोलने का तरीका और मेरी सोच। मतलब ऐसा नहीं कि सक्सेस मेरी दिमाग पे चढ़ गया और मैंने अपने बाकी क्रिएटर्स को मुंह लगाना बंद कर दिया कि अब तो मैं धीरे धीरे थोड़ा बहुत लोग मुझे जानने लगे हैं, मेरे रिश्तेदारों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, तो तुम सब जाओ भाड़ में। सोचने का तरीका बदला। गलतियाँ शुरुआत में बहुत हुई। मेरा पहला वीडियो जो मैंने बनाया था, मुझे खुद देखते हुए शर्म आती है कि क्या गंदगी कर रहा हूँ मैं। लेकिन उस यूट्यूब में मैंने अपने आप को बदल दिया ना, तो बस यही मेरी सबसे बड़ी ग्रोथ है। अब सब्सक्राइबर मेरे भले ही 10 हों, लेकिन कोई भी अगर मेरा वीडियो देखता है ना, मैं किसी को भी भेजता हूँ तो हमेशा ये कहता है भाई तूने बात बिल्कुल सही बोली है। और इससे बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए और कुछ हो नहीं सकती। एट द एंड ऑफ द डे आप जो बोल रहे हो, आप अपने लॉजिक्स को किस तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हो, यही बस आपकी बता पाता है कि आप कितने अच्छे कंटेंट क्रिएटर हो। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यूट्यूब पे कुछ ना कुछ बोलना तो पड़ेगा ही। तो अगर मेरी बात में दम है और मेरे अंदर अपने लॉजिक्स को इम्प्रूव करने की कैपेबिलिटी अपनी स्पीकिंग के ज़रिए बढ़ती चली जा रही है, तो बेहतर ही है कि फिर मैं सही राह पर ही हूँ। अब सब्सक्राइबर 1 हों, 2 हों, 2 करोड़ हों, 2000 हों, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हाँ, ये मेन गोल होना चाहिए कि यूट्यूब से पैसा आने लगे। अब कितना है क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी मैंने कमाया नहीं और पैसे की एल्गोरिदम को समझा नहीं है। तो जो भी आएगा जैसा भी आएगा देख लेंगे। ये ऐसा नहीं बनना ना कि फेमस होने के बाद मैं पागलों की तरह करे जा रहा हूँ कि भाई देख थोड़े टाइम से वीडियो डाउन हो रहे हैं, खुद ही कम्युनिटी पोस्ट डाल दी। मतलब बिल्कुल भी कोई ठहराव नहीं, बिल्कुल सठिया गए हैं। अच्छा नहीं लगता ना देख करके ये सब। सक्सेस की रियल डेफिनेशन अक्लमंदी, नेकी, कामयाबी, ईमानदारी यही होनी चाहिए। खाली पैसा नहीं होना चाहिए, पैसा फेम या पावर नहीं होना चाहिए। और दोस्ती की डेफिनेशन या दोस्ती का क्राइटेरिया अच्छाई, ऑनेस्टी एंड जस्ट ट्राई टू बी अ गुड लिसनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ज़्यादातर यूट्यूबर मिस कर देते हैं। ये कोई सुनता नहीं है कि हम अपना बोलते रहेंगे, सामने वाले बंदे को बोलने ही नहीं देंगे। बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो इसी वजह से क्रिटिसाइज़ होते हैं। ऑल द सक्सेसफुल पीपल हैव बीन अ गुड लिसनर। भले ही उसके बाद तुम सामने वाले बंदे को 10 गाली दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट दे आर वेरी गुड लिसनर्स। अब क्या सही है क्या गलत है, तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ढंग से बात को सुन लो, फिर जो दिल में आए वो करो। बी अ गुड लिसनर। क्योंकि जब आप ये करते हैं तो सही रहता है। और अपने आर्ग्यूमेंट्स में ज़्यादातर हो सके तो शांत रहिए। व्हेन यू साइकोलॉजिकली, अगर आपके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी हो गई है और आप उसे अपने चैनल पे एड्रेस कर रहे हैं, जितना ज़्यादा काम हो सकता है और जितना ज़्यादा कामली हो सकता है उसको एड्रेस कीजिए। कोई अगर बात है जिस पर आपको गुस्सा आ रहा है तो सामने वाले बंदे को डांटिए। कामली ज़्यादातर अपने एलिगेशंस को एड्रेस कीजिए, उन पर बात कीजिए, गुस्सा अवॉइड कीजिए। हाँ, लेकिन अगर बिल्कुल ही घिनौनी हरकत है तो गुस्सा करने का हक है आपको, लेकिन ज़्यादा टाइम तक गुस्सा मत करना, क्योंकि क्या कर सकते हैं, अब मजबूर हैं। ठीक है, क्योंकि इससे एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। जब आप बिना किसी गुस्से के अपने सारे पॉइंट्स को एड्रेस करते हो तो यू आर मोर प्रोन टू विन एन आर्ग्यूमेंट। क्योंकि लोग ध्यान से आपकी बात सुनते हैं, क्योंकि लोगों को तो ये लगेगा कि चीखेगा, चिल्लाएगा, बदतमीज़ी करेगा। अब आपने कुछ अनएक्सपेक्टेड दे दिया अपनी ऑडियंस को, तो नीचे यही लोग कमेंट करेंगे कि सैल्यूट टू द मैच्योरिटी ऑफ फलाना ढिमकाना इन्फ्लुएंसर फॉर हैंडलिंग दिस कंट्रोवर्सी विद सच मैच्योरिटी, सैल्यूट टू योर मैच्योरिटी। तो वो है, हमेशा चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं दिल्ली का लौंडा हूँ, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। ये सब यहाँ मत करना, बहुत तकलीफ़ हो सकती है। और अलग बात है कि अगर तेरे 20 मिलियन सब्सक्राइबर हैं तो तू कुछ भी कर, तेरे को कोई तकलीफ़ नहीं है। तू तो है ही राजा यूट्यूब का, तेरे को कोई क्या ही बिगाड़ लेगा तेरा। लेकिन अब हर किसी की किस्मत में तो लिखा नहीं होता ना बीबी बनना। ठीक है, अपना रोल मॉडल बीबी को बनाओ। बीबी जैसा बिहेव करता है वो देखो। कंटेंट भले ही तुम्हारा अलग हो सकता है, लेकिन बीबी जैसा ही होना है, क्योंकि वो परफेक्ट है। वो हम्बल है, तमीज़ में भी रहता है, ज़्यादा सक्सेस उसके दिमाग में चढ़ा भी नहीं है, प्यार से बात करता है। कंट्रोवर्सी हो जाए तो तमीज़ से उसका रिप्लाई करता है, उसके और अमित बढ़ाना की हो गई। जितना ज़्यादा मेंटली रिलैक्स्ड रहोगे उतना सही रहेगा। लग्जरी कुछ चीज़ों में होनी चाहिए, लेकिन लग्जरी की आदत नहीं डालनी कि मतलब चड्डी भी खरीदनी है तो बहनचोद विक्टोरिया सीक्रेट की बहनचोद ब्रा पहन रही है, ऐसी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब जहाँ लग्जरी रिक्वायर्ड है वहाँ रिक्लाइनर अच्छा होना चाहिए, जैसे मैंने अपना बना रखा है। पर्दे कैसे भी यूँ चलेगा,
एसी मेरे को विंडोज़ चाहिए, विंडो एसी चाहिए मेरे को, स्प्लिट एसी नहीं चाहिए। तो ये सब मैंने पहले ही बना के रखा हुआ है। बिस्तर मुझे चाहिए तो पुराना वाला ही चाहिए, 20 साल पहले वाला, मुझे इसी पे नींद आती है। मैं बड़े वो गद्दे वाले मैट्रेस पे नहीं सो सकता। और घर की दीवार का कलर डार्क चाहिए। तो और मुझे रिक्लाइनर चाहिए महंगा वाला। तो ये मैंने पहले ही बता दिया। ऐसा नहीं है ये मुझे अपने घर में चाहिए या अपने ऑफिस में ये सब चीज़ें चाहिए, तो मैंने ये पहले से ही डिसाइड कर ली थी इन फ्यूचर, ताकि मुझे कोई तकलीफ़ ना हो। ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि तुम रोज़ गधों की तरह इंटरनेट पे कंटेंट क्रिएट करो। तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि तुम अपने काम में इतना मस्त हो जाओ कि तुम्हें होश ही ना रहे कि सब्सक्राइबर हैं या ग्रोथ हो रही है, और तुम अचानक से चेक करो कि अरे मैं तो ग्रो कर रहा हूँ। उस दिन समझ जाना कि तुम बिल्कुल सही ट्रैक पर हो। देखो यार, अगर अपनी पसंद का काम कर रहे हो ना, उसके बाद भी अगर पैसे मिल रहे हैं तो कम भी मिलें तो चलता है। ठीक है। क्योंकि दिक्कत पता है क्या है कि अगर आप एक्टर बनने जाओगे तो 12-13 साल धक्के खाओगे, फिर उसके बाद जा कर के आपको कोई ना कोई जो काम देगा या आपको कोई ना कोई ब्रेक देगा। तो उससे लाख गुना बेहतर है कि उसके बाद आपने कमाना शुरू किया। आपको यहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम तक आपकी अर्निंग नहीं होगी। आप ये बात पहले से ही जानते थे, क्योंकि आपकी किस्मत भगवान ने तो लिखी नहीं है अपने हाथों से कि भाई सब सही हो जाएगा तेरे साथ, ऐसा तो था नहीं। तो अगर मिल भी रहे हैं ना, तो याद रखना कि तुम्हें तुम्हारे इंटरेस्ट के काम में मिल रहे हैं, तो कम ज़्यादा क्या है वो उस पर ध्यान भी नहीं जाएगा तुम्हारा। और सचमुच अगर इन्वेस्ट करने की इतनी जल्दी मची पड़ी है तो किसी अच्छे खासे सीए या इन्वेस्टर को हायर कर। बहुत सारे लोग हैं जो नौकरी करने के साथ साथ बहुत सारी थर्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं। अपने मम्मी पापा से बात करो, किसी बंदे को हायर करो, किसी बंदे से लिंक बिठाओ कि मैं आपको हर महीने 10-20 हज़ार रुपये जो भी मेरी इनकम है उसका कुछ पोर्शन दे दूँगा, आप उसको इन्वेस्ट करो, बदले में उसका जो रिटर्न होगा उससे अपना कट ले करके मेरी अकाउंट में ट्रांसफ़र करो। भाई पैसा लगाने के करोड़ों तरीके हैं। बिटकॉइन है, बिटकॉइन तो छोड़ दो चलो, और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो ये मत कहो कि पैसे काफ़ी कम मिलते हैं, इतने ज़्यादा नहीं मिलते। पैसे तुमको एक रफ़ अमाउंट मिल जाएगा, उसको आगे बढ़ाना तुम्हें अपने आप सीखना होगा। और अगर तुम्हें नहीं आता है तो जा कर के किसी ऐसे बंदे से सीखो। मेरे अंकल भी सीए हैं, हमें नहीं आते ना मेरे पेरेंट्स को इन्वेस्टमेंट, तो सीख रहे हैं उनसे। डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं हम अपना, तो कर रहे हैं ना आप स्टॉक्स पे। अब यार मेरा बाप ये भी बोल सकता था कि नहीं भाई साहब अब जितना कमा लिया हम उतने में खुश हैं, नहीं है ना। तो बस यही है, और वो एफडी से बेटर होता है। मैंने खुद ट्राई करा है। अब स्पॉन्सर ना भाई मेरे